आज हम लोग गणित शिक्षण में गणित पढ़ाने की प्रविधियाँ यानी गणित पढ़ाने की प्रविधियों पर व्याख्या करेंगे। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स जो है आज का टॉपिक है, इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए, इसमें जो है मौखिक कार्य यानी ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स, ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स, इसका जो है गणित में बहुत ही महत्व है। यह गणित विषय के लिए बहुत आवश्यक है। स्कूलों में क्या होता है आजकल, आवश्यक होते हुए भी विद्यालयों में इसे या तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है या उचित स्थान नहीं दिया जाता है। ओरल वर्क को, मौखिक कार्य को, ये उचित नहीं है। देखिए, यदि कारण है कि लिखित बालक यानी कि कहा जा सकता है कि लिखकर बालक जो है प्रश्नों को बड़ी शीघ्रता से और शुद्धता से कर लेता है। इसका यही कारण है कि बालक जो है लिखकर गणितीय समस्याओं प्रश्नों को बड़ी शीघ्रता से कर लेता है, उसका हल निकाल लेता है। लेकिन जब उसे मौखिक रूप से कहा जाता है तो उसका हल नहीं निकाल पाता है। देखिए, जिस चीज़ का अभ्यास मनुष्यों को, व्यक्तियों को या बालकों को, शिक्षार्थियों को रहेगा, उसी में वो पारंगत होंगे। तो विद्यालयों में शुरू से ही बच्चों को मौखिक कार्य के तरफ ज़्यादा रुख नहीं किया जाता है, मौखिक कार्य नहीं कराए जाते हैं, जिसका कारण यह होता है कि उनसे ज़्यादा लिखित कार्य ही कराए जाते हैं। तो लिखित कार्य में जो होता है अभ्यासरत रहता है, जिसके कारण वह किसी भी प्रश्न को लिखकर उसका सटीक जवाब देता है या उस प्रश्न का सॉल्यूशन लिखकर कर लेता है। ओरली करने में उसको कठिनाई होती है। अब देखिए, बालक के आयु के अनुसार जो होता है मौखिक कार्य दिए जाते हैं, परंतु जब उसकी आयु के अनुसार दिए जाते हैं तो क्या होता है कि बालक कागज व कलम की सहायता लेने के लिए दौड़ता है। देखिए, बचपन से तो उसको मौखिक कार्य कराए नहीं गए, मौखिक कार्य दिए नहीं गए, उसके अभ्यास कराए नहीं गए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसको हम लोग मौखिक कार्य देते हैं। जब मौखिक कार्य दिया जाता है तो वह कागज और कलम लेने के लिए दौड़ पड़ता है। इससे बालकों का कोई दोष नहीं है, यानी कि इसमें जो है बालकों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको यही बताया जाता है शुरू से कि लिखित गणित ही सब कुछ है, मौखिक गणित का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। आजकल की शिक्षा प्रगति को देखते हुए हमें दृष्टिकोण बदलना होगा। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, इसको देखते हुए, शिक्षा की जो प्रगति जिस रूप से हो रही है, इन सब को देखते हुए हमें अपनी प्रणाली को बदलना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। मौखिक गणित के महत्व को समझकर उसे पाठ्यक्रम में शामिल करना ही होगा। हम जो लिखित गणित को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, इसको अपने मन से निकालना होगा। जो है मौखिक गणित को अपना अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त। अब देखिए, इसमें साधारणतः यह कल्पना कर ली जाती है कि मौखिक गणित लिखित गणित के दो भिन्न भिन्न भाग हैं। मौखिक और लिखित गणित जो है गणित के दो भिन्न भिन्न भाग है, ऐसा नहीं है। मौखिक गणित और लिखित गणित दोनों भिन्न भाग नहीं है, एक ही है। बस बिना मौखिक कार्य किए लिखित कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले लिखित कार्य किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद मौखिक गणित, ऐसा करना ठीक नहीं है। मौखिक कार्य और लिखित कार्य दोनों साथ साथ होते ही हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि पहले लिखित कार्य किया जाता है, उसके बाद मौखिक कार्य किया जाता है। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, दोनों की क्रिया एक है, और अंतर केवल यह है कि लिखित गणित में क्रिया कागज पर होती है। अंतर यह है कि लिखित गणित में जो क्रिया होती है वह कागज पर होती है, और मौखिक गणित में क्रियाएं मस्तिष्क में होती है। तो सबसे अच्छी क्रिया कौन है बालकों के लिए? जो मस्तिष्क में हो, यानी मौखिक कार्य जो है, यानी कि आपका ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स, ये महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है, यदि हमें किसी प्रश्न को मौखिक निकालना होता है तो कम से कम उत्तर लिखने की आवश्यकता तो पड़ती है। मौखिक गणित में यदि क्रिया के अंकों को लिखते हैं तो बड़ी सहायता मिलती है। बिना कुछ लिखे मन में लंबी क्रिया करना बड़ा कठिन पड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को लिखित कार्य की सहायता, लिखित गणित की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार मौखिक गणित भी लिखित गणित में बड़ा सहायक है। जिस प्रकार मौखिक गणित में लिखित गणित सहायक है, यानी कि लंबी लंबी जो प्रक्रियाएं हैं सॉल्यूशन की, हल निकालने की, वह ओरली नहीं की जा सकती है, यह भी जायज़ है, लेकिन उसके लिए जो है मस्तिष्क में कुछ और कुछ लिखित कार्य कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार मौखिक गणित भी लिखित गणित में बड़ा सहायक है। यदि हम गणित के लिखित प्रश्नों में सब कुछ लिख कर ही करें तो हमारा काम बड़ा कठिन हो जाएगा। नहीं,
उदाहरण के लिए हमें 97 और 80 को 97 में यदि 85 को जोड़ना हो तो लिखित कार्य में देखिए कितना लंबी प्रक्रिया और कठिन हो जाएगी। कैसे करेंगे? 5 और 7 12 होते हैं, 9 और 8 17 होते हैं। देखिए 9 8 17 होते हैं, लेकिन 9 8 कहाँ पे है और एक स्टेप इसमें बढ़ेगा। 9 और 8 का स्थानीय मान जो है प्लेस वैल्यू वो 90 80 है नहीं, तो ये हो जाएगा 170। तो लिखेंगे जब 170 में 12 जोड़ते हैं तो देखिए 17 का मान 170 है, और जब 170 में 12 जोड़ते हैं तो 182 हो जाता है। देखिए ये जोड़ की प्रक्रिया लिखित कार्य में कितनी क्या है कठिन है। लेकिन जब इसको हम लोग मौखिक क्रिया द्वारा करते हैं तो क्या लिखते हैं? मौखिक क्रिया में हम लोग 97 और 85 को क्या करते हैं? मौखिक कार्य का प्रयोग करते हैं। लिखित भी है मौखिक क्रिया। कैसे? 7 5 12 का 2 और 1 9 1 10 1 18, कितना जल्दी हो गया। तो लिखित कार्य जो है मौखिक कार्य के बिना संभव नहीं है, और संभव है भी तो बहुत लंबी प्रक्रिया और कठिन है। उपर्युक्त बातों से पता चलता है कि मौखिक तथा लिखित गणित को पृथक करके पढ़ाना हम लोगों की गलती है, भूल है, शिक्षकों की भूल है। अतः गणित के उत्तम शिक्षण में लिखित तथा मौखिक गणित की शिक्षा साथ साथ होनी चाहिए। अब देखिए ये जो हो गया आपका मौखिक कार्य। अब इसमें हम लोग मौखिक कार्य में बहुत कुछ जाने। अब हम लोग इसके क्या जानेंगे? मौखिक कार्य के गुण। मौखिक कार्य के गुण, यानी गुण को आप लोग अंग्रेजी में जानते ही हैं, एडवांटेज, एडवांटेज के नाम से जानते हैं मौखिक कार्य के गुण। तो मौखिक कार्य के जो है निम्नलिखित गुण हैं। इसमें पहला होगा आपका, देखिए इसके द्वारा हर्बर्ट के प्रथम पद का विकास होता है। इसके द्वारा हर्बर्ट के प्रथम पद का विकास होता है। इसका तात्पर्य नवीन पाठ के प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन वाले भाग से है, यानी कि किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन जो होता है मौखिक रूप में होता है। परिचय किसी भी विषय का, विषय उप विषय का, पाठ्य वस्तु का परिचय जो होता है मौखिक रूप में दिया जाता है। दूसरा है इससे पर्याप्त मात्रा में पुनरावृत्ति होती है। दूसरा, इससे पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। और तीसरा है आपका, इससे पर्याप्त समय की बचत होती है। तीसरा, इससे पर्याप्त समय की बचत होती है। इसके द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए गणित में नियमों तथा विधियों यानी रूल्स एंड प्रोसेस की उचित परख होती है। इस जो भी कक्षा में पढ़ाए जाते हैं रूल्स एंड प्रोसेस यानी नियमों और विधियों, उसकी क्या होती है? उचित परख होती है, जांच होती है। 4 नंबर हो जाएगा आपका। 4 में इसके द्वारा कठिनाई आसानी से दूर की जा सकती है बच्चों की। इसके बाद 5 में हम लोग जानेंगे गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में इसी के द्वारा किया जाता है। गणित का प्रयोग जो है दैनिक जीवन में इसी के द्वारा किया जाता है। 5 हो गया। अब इसमें 6 नंबर है आपका, इससे बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बन जाता है। मौखिक कार्य द्वारा जो होता है बालक शीघ्र तथा तीव्र रूप से समझने वाला बन जाता है। 7, इसका प्रयोग लिखित कार्य के लिए किया जाता है। लिखित कार्यों में हुई गलतियों को पकड़ने के लिए भी मौखिक कार्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 8.193 गुने 6.9 है, ठीक है, तो इसका गुणनफल लगभग 8 गुने 7 कर देंगे या लिख देंगे 56, राउंडेड नंबर में लेंगे इसको। तो हम लोग मौखिक रूप से आंसर दे सकते हैं कि लगभग 56 आएगा, देते हैं ना। तो इसलिए 6 नंबर कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग लिखित कार्य के बीच में किया जाता है। अब हो गया आपका ये 6। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर हो गया ना। 8 में है आपका, यदि बालक मौखिक गणित में निपुण होता है तो वह लिखित गणित को विश्वास और धैर्य के साथ करता है। जब मौखिक गणित में वो बालक निपुण रहेगा तो लिखित कार्य को भी धैर्य के साथ और विश्वास के साथ करेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर। 9 में है आपका, मौखिक गणित का क्रम अनुसार यदि काफ़ी अभ्यास कराया जाए तो बालकों में निश्चय यानी निश्चितता का भाव आ जाता है। निश्चितता, जो अगर मौखिक कार्य का अभ्यास बालकों को अधिक से अधिक कराया जाए, ज़्यादा समय तक कराए, उसमें निश्चितता का भाव आ जाता है, जो लिखित गणित के बस का नहीं है। अब हम लोग जानेंगे 10 नंबर, इसकी विशेषता नंबर 10 में देखिए क्या है। नया नियम सिखाते समय
जो है बालकों को मौखिक अभ्यास अधिक कराने के से स्वयं जो है नियम निकालने लगते हैं बालक, और उनके मस्तिष्क का भी विकास होता है और उनके मस्तिष्क में जो नियम बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो अस्थायी रूप से बैठ जाता है, अस्थायी हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे, देखिए ये तो था गुण, अब कुछ हम लोग इसके दोष भी जान लेते हैं, मौखिक गणित के कुछ दोष। तो मौखिक गणित के कुछ दोष देखिए, दोष को हम लोग डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा दोष, मौखिक गणित के दोष, क्या बोलेंगे इसको, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या होगा इसका, पहला जो है आपका कभी कभी बालक बिना समझे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। मौखिक गणित का पहला डिमेरिट्स है कि कभी कभी बालक जो होते हैं बहुत कम समय में बिना समझे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। दूसरा, इसमें युक्तिपूर्ण लॉजिकल तथा या सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध हल का संभावना नहीं होता है। मौखिक गणित में जो है युक्तिपूर्ण नियम अनुसार और क्रमबद्ध हल की जो है संभावना नहीं होती है। अब हम लोग इसमें जानेंगे मौखिक कार्य करने में आवश्यक बातों को, यानी कि किन किन आवश्यक बातों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने योग्य बातें, मौखिक कार्य में ध्यान देने योग्य बातें। देखिए इसमें क्या होगा कि ध्यान देने योग्य बातें, पहला प्रारंभ में मौखिक कार्य का आधार बालक का ज्ञान होना चाहिए। शुरू में जो है मौखिक ज्ञान जो है, ज्ञान का आधार क्या होना चाहिए, मौखिक कार्य होने चाहिए। अंत में मौखिक कार्य बालक के किसी निश्चित समय में कितना सीखा है उसकी परीक्षा हेतु होना चाहिए। शुरू में जो है प्रारंभ में मौखिक कार्य का आधार बालक ज्ञान होना चाहिए, आधार बालक के ज्ञान प्राप्ति का आधार जो है मौखिक कार्य होने चाहिए। अंतिम में उसकी सीखने को मैंने कि कितना सीखा है, क्या जाना है, इसको जांच करने के लिए भी मौखिक कार्य होने चाहिए, प्रयोग इसका। दूसरा, मौखिक कार्य में प्रश्न साधारण यानी सिंपल प्रश्न जो होते हैं क्रम अनुसार निश्चित यानी डिफिनिट एवं स्पष्ट होने चाहिए तथा उनका संबंध बालकों की आवश्यकताओं से होने चाहिए। तीसरा हो जाएगा, इसके प्रस्तुत करने में यह ध्यान देना चाहिए, इसमें पहला हो गया। दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा जो है आपका इससे प्रस्तुत करने में, मैंने मौखिक कार्य को प्रस्तुत करने में यह ध्यान देना चाहिए कि बालक पूर्ण रूप से तैयार है, या जो है ये भी ध्यान देना चाहिए कि बालक जो है मौखिक कार्य दिए जाते हैं तो इसमें व्यस्त रहे नहीं। अध्यापक को प्रसन्नचित होना चाहिए तथा उसकी वाणी में शक्ति तथा बल होना चाहिए, अध्यापक के वाणी में शक्ति तथा बल होना चाहिए। अब जो है 4 नंबर देखेंगे, मौखिक कार्य समान रूप से, मौखिक कार्य जो है समान रूप से बांटना चाहिए जिससे संपूर्ण कक्षा का ध्यान अध्यापक की ओर हो और कमजोर बच्चों को प्रेरणा मिले। 5 नंबर जो है इस कार्य में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शीघ्र ही अध्यापक निष्कर्ष पर न पहुंच जाए, यानी कि मौखिक कार्यों में जो है शीघ्र ही अध्यापक को निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। कोई भी टॉपिक है उसको पूर्ण रूप से समझाना है, बच्चों को बताना है, उसकी व्याख्या करनी है। अब हम लोग जानेंगे मौखिक कार्य के तत्व तथा उपयोग। पहला, इसके आधार पर विद्यार्थियों के द्वारा की गई पाठ की तैयारी की जानकारी मिलती है शिक्षकों को। दूसरा, इसके द्वारा विद्यार्थी की त्रुटियों की पता चलती है, इसके द्वारा विद्यार्थी की गलतियों की पता चलती है, उसके मिथ्या बोध यानी झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उसका भी पता चलती है और उसको झूठ बोलने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। तीसरा, इसके द्वारा विद्यार्थियों, तीसरा जो है आपका, इसके द्वारा विद्यार्थियों में पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में जो है पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। और 4 नंबर है, इसमें आवश्यक तथा महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया जाता है, इसमें आवश्यक तथा महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया जाता है। 5 नंबर, बालकों में दूसरे बालकों के मौखिक वर्णन तथा शिक्षक के दृष्टिकोण को सुनने से भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने की क्रिया का विकास होता है। तो आज हम लोगों ने गणित पढ़ाने की प्रविधियों में टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मौखिक कार्य, ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स में इसका जो है गुण, इसके बारे में जाना, इसके गुण, दोष, ध्यान, यानी कि
मौखिक कार्य कराते समय कक्षा में ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा की हम लोगों ने, व्याख्या की, इसकी मौखिक कार्य के महत्व तथा उपयोग की व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मौखिक कार्य समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पार्ट में गणित पढ़ने की प्रविधियों में लिखित कार्य के बारे में जानेंगे, उसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार इसमें उसमें भी लिखित कार्य होगा, गुण होगा, उसका दोष होगा, ध्यान देने योग्य बातें, मौखिक लिखित कार्य के महत्व तथा उपयोग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। धन्यवाद।